रियासत की कहानी को समझते हैं और सबसे पहले अपनी राजस्थान की जोधपुर रियासत को लेते हैं। राजस्थान की जोधपुर रियासत की कहानी को समझते हैं। बस आप क्लास को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो कहानी किसकी लेते हैं? जोधपुर की। कहानी जोधपुर की प्रारंभ करते हैं कि जो जोधपुर देशी रियासत थी उसका विलय है जो भारतीय संघ में कैसे हुआ वो प्रारंभ करते हैं। जोधपुर भारत के पश्चिम की एक रियासत है जिसकी भौगोलिक स्थिति से आप सभी परिचित होंगे, फिर भी मैं है जो आपको एक बार इसकी भौगोलिक स्थिति बता देता हूं। ये आपका जैसलमेर, ये बाड़मेर और ये गुजरात वाला हिस्सा, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा। तो जो जोधपुर रियासत थी उसकी लोकेशन ये थी दोस्तों, जोधपुर। ये जोधपुर रियासत का कुछ क्षेत्रफल था दोस्तों, जोधपुर रियासत, ये जोधपुर रियासत थी। और जोधपुर रियासत के 1947 में राजा कौन थे जोधपुर के? दोस्तों जोधपुर के राजा थे उस समय, ध्यान में रखना, राजा थे हनुमंत सिंह। कौन थे दोस्तों? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह है जो उस समय जोधपुर के राजा थे। हनुमंत सिंह थोड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। हनुमंत सिंह को लगता था कि वह अपने पड़ोसी जैसलमेर, ये वाली जैसलमेर रियासत, और वह अपने पड़ोसी बीकानेर को मिला करके, किसे? वह अपने पड़ोसी जैसलमेर और बीकानेर को मिला करके पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान से अच्छी खासी स्वायत्ता है जो प्राप्त कर लेंगे। कराची बंदरगाह को है जो अपने अधीन ले लेंगे और व्यापार और वाणिज्य के रूप में एक समृद्ध स्थान है जो जोधपुर को बना लेंगे। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह की कुछ इस प्रकार की महत्वाकांक्षा थी दोस्तों। तो जोधपुर के राजा किसके साथ दोस्तों? जोधपुर के राजा जैसलमेर और बीकानेर रियासत को साथ में लेकर के, ये आपके जैसलमेर और ये आपके बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासत को साथ में लेकर के पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कौन? हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह इसके लिए जिन्ना से मिलने का प्रयास भी करते हैं और वो हैदराबाद के नवाब उस्मान अली को लेटर भेजते हैं और जिन्ना के साथ मीटिंग करवाने का वह जो प्रयास करते हैं। और दोस्तों उनकी जिन्ना के साथ मीटिंग होती भी है दोस्तों 6 अगस्त के दिन। कब? 6 अगस्त 1947 के दिन, आजादी से 10 दिन पहले ही 6 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह कहां पहुंच जाते हैं? हनुमंत सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में किससे मुलाकात करते हैं? दिल्ली में है जो दोस्तों हैदराबाद के नवाब उस्मान अली के सहयोग से, दिल्ली में है जो उस्मान अली के सहयोग से जिन्ना से मुलाकात करते हैं। किससे मुलाकात करते हैं दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात कौन कर देते हैं? हनुमंत सिंह करते हैं 6 अगस्त 1947 को। इस दिन उनके साथ जैसलमेर के युवराज गिरधर सिंह भी रहते हैं। कौन रहते हैं? गिरधर सिंह भी रहते हैं, जैसलमेर के युवराज थे। हनुमंत सिंह अकेले जाने से थोड़ा सा कतराते हैं और गिरधर सिंह को साथ लेके जाते हैं। जिन्ना से इनकी मुलाकात होती है। जिन्ना उन्हें एक सादा कागज देते हैं, सादा कागज देके उस पे हैं जो अपने हस्ताक्षर करके देते हैं कि जो शर्तें, जिन जिन शर्तों के अधीन आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो उन शर्तों का उल्लेख है जो आप इस सादे कागज पे कर लो, हम सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। हनुमंत सिंह कहते हैं कि हमें तो कराची बंदरगाह चाहिए, हमें तो जो आपकी हैदराबाद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन है उस पे है जो अपना नियंत्रण चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हनुमंत सिंह मैंने आपको सादा कागज दिया है, आप इस कागज पे सारी शर्तों को उल्लेखित कर दीजिए और पाकिस्तान में शामिल हो जाएगी, हम सारी स्वायत्ताएं आपको देना चाहते हैं। हनुमंत सिंह बड़े प्रसन्न होते हैं और जब जिन्ना गिरधर सिंह की तरफ देखते हैं, जब मोहम्मद अली जिन्ना गिरधर सिंह की तरफ देखते हैं जैसलमेर के युवराज कि क्या आप भी जोधपुर की तरफ पाकिस्तान में शामिल होना चाहोगे, तो गिरधर सिंह यहाँ पे एक बड़ा समझदारी वाला प्रश्न करते हैं जिन्ना से और कहते हैं कि जिन्ना साहब, हम पाकिस्तान में शामिल होने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम पाकिस्तान संघ में शामिल हो भी जाएंगे, परंतु हम आपसे एक बात का विश्वास चाहते हैं, एक बात का लिखित विश्वास चाहते हैं। जिन्ना कहते हैं कि कौन सी बात? वो कहते हैं जब भी हमारी रियासत में हिंदू और मुसलमानों के मध्य दंगे हो, फसाद हो, सांप्रदायिक दंगे हो,
तो पाकिस्तान की सरकार को तटस्थ रहना पड़ेगा, उन दंगों को हम अपने स्तर पर निपटाने का प्रयास करेंगे। इस बात पे दोस्तों जिन्ना को कुछ असमझ लगता है। जिन्ना उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां पे सभी लोग सांप्रदायिक रूप से एक होंगे, सांप्रदायिक सद्भाव होगा, दंगों जैसी कोई बात नहीं होगी। परंतु जिन्ना को वहां पे समझ में आ जाता है कि गिरधर सिंह की मंशा कुछ और है, और जिन्ना उस सादे कागज को वापस झपट लेते हैं हनुमंत सिंह से, और गिरधर सिंह बाद में सहयोग नहीं करते हैं हनुमंत सिंह का, तो यह मीटिंग असफल हो जाती है। दोस्तों ये भारत के सौभाग्य की बात थी, भारत का भाग्य उस दिन भारत के साथ था कि गिरधर सिंह ने दोस्तों जिन्ना को अपनी जुबानों से उलझाया, अपने बयानों से उलझाया, अपने तर्कों से उलझाया, और यह मीटिंग असफल हो गई। हनुमंत सिंह का सहयोग गिरधर सिंह ने नहीं दिया। यदि गिरधर सिंह हनुमंत सिंह का सहयोग देते तो आज दोस्तों ये जोधपुर रियासत लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर की ये रियासत और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत के सभी के सभी हिस्से पाकिस्तान में शामिल हो जाते। परंतु इस दिन ये मीटिंग असफल हुई, परंतु अब भी इसके पाकिस्तान में जाने का खतरा मंडरा रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन को जब इस बात का पता लगता है, लॉर्ड माउंटबेटन जब इस तथ्य से अवगत होते हैं कि हनुमंत सिंह जिन्ना से मुलाकात कर रहे हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन हनुमंत सिंह को बुलाते हैं अपने पास, और 9 अगस्त के दिन, कब दोस्तों 9 अगस्त 1947 को क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन और हनुमंत सिंह की मुलाकात होती है। हनुमंत सिंह की क्या होती है, हनुमंत सिंह की मुलाकात कब होती है, 9 अगस्त के दिन होती है। 9 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन और हनुमंत सिंह की मीटिंग होती है। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों अपनी आत्मकथा में इस मीटिंग में हुई मुलाकात को गुप्त रखते हैं, और बात क्या हुई होगी, स्वाभाविक है यही बात हुई होगी कि जिन्ना से आपकी क्या बात हुई, जिन्ना कौन कौन सी रियायतें हैं जो आपको देना चाह रहे हैं, कौन कौन सी स्वायत्ता हैं जो आपको दे रहे हैं। इस मीटिंग के बाद लॉर्ड माउंटबेटन हनुमंत सिंह को सलाह देते हैं कि आप पटेल से मिलो। पटेल से मिलने की सलाह है जो हनुमंत सिंह को कौन देता है, लॉर्ड माउंटबेटन देते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का सम्मान करते हुए दोस्तों हनुमंत सिंह है जो 10 अगस्त के दिन, हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन 9 अगस्त के दिन ही पटेल से मिलने की सलाह देते हैं, परंतु वो वापस आ जाते हैं। हनुमंत सिंह फ्लाइट के माध्यम से जोधपुर आते हैं और दूसरे दिन वापस दिल्ली जाकर के पटेल से मुलाकात करते हैं। कब करते हैं, 10 अगस्त के दिन हनुमंत सिंह और पटेल की मुलाकात होती है। पटेल हनुमंत सिंह से बात करते हैं कि हमने सुना है कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हो। हनुमंत सिंह कहते हैं हाँ कुछ ऐसा विचार है, और ये भी कहा कि हमने सुना है कि आप जिन्ना से मिल के आए हो। तो हनुमंत सिंह ने कहा हम जिन्ना हमें कराची का बदरगाह वगैरह दे रहे हैं, काफी स्वायत्ता दे रहे हैं। सरदार पटेल कहते हैं कि कराची के बदरगाह को छोड़ो, हम जोधपुर को कच्छ के बदरगाह से जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे सरदार पटेल हनुमंत सिंह को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, और आपकी रियासतों को जितनी स्वायत्ताएं, आपकी रियासत को जितनी स्वायत्ताएं जिन्ना दे रहा है उससे कहीं ज्यादा रियासतें हम देंगे। पटेल ऐसा है जो प्रस्ताव किसके समक्ष रखते हैं, हनुमंत सिंह के समक्ष। हनुमंत सिंह अब भी थोड़े से अनबन से दिखते हैं, तो पटेल सख्त लहजे में हनुमंत सिंह को कहते हैं देखिए हनुमंत, तुम्हारे पिता उमेश सेठी मेरे अच्छे दोस्त थे, और उमेश सेठी ने इस संसार से जाने से पहले आपको मेरी जिम्मेदारी के अधीन छोड़ा है। आप मेरे एक बेटे के समान हो, और एक बेटा यदि अनुशासनहीनता दिखाता है तो उससे अनुशासन में लाने की जिम्मेदारी उसके पिता की होती है। यहां पे मैं आपको अनुशासन में लाने की जिम्मेदारी भी लेता हूं। यहां पे पटेल की इन बातों से हनुमंत सिंह समझ जाते हैं कि अब दाल यहां में नहीं गलने वाली, और तुरंत वो भारतीय संघ में विलय होने की बात को स्वीकार कर लेते हैं पटेल के सामने। पटेल उन्हें कहता है कि अब है जो आप भारतीय संघ में विलय होना चाहते हो तो आप किससे मिलो, वीपी मेनन से मिलो। वीपी मेनन के पास वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर करने के बाद है जो जोधपुर रियासत का विलय किसके साथ हो जाएगा, भारतीय संघ के साथ हो जाएगा। जोधपुर रियासत का विलय भारतीय संघ के साथ हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या होता है कि आपके दिन आता है 11 अगस्त का। 11 अगस्त के दिन 11 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह कहां पहुंचते हैं दोस्तों, वीपी मेनन के पास पहुंचते हैं।
वीपी मेनन से मिलते हैं। वीपी मेनन के पास वो पत्र भी आता है जिस पत्र में पटेल कौन कौन सी रियासतें स्वायत्तें हनुमंत सिंह को देना चाहते हैं वो भी उल्लेखित होती हैं। वीपी मेनन यहाँ पे थोड़ी सी बदमाशी करते हैं। बदमाशी ये करते हैं कि जो स्वायत्तें पटेल देने के लिए राजी हो गए थे जोधपुर को, वह देने से वीपी मेनन इनकार कर देते हैं। इससे हनुमंत सिंह बौखला जाते हैं और हनुमंत सिंह अपनी हैंडमेड पिस्टल है जो वीपी मेनन के सर पे तान देते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। उस समय गर्मा गर्मी का कुछ माहौल होता ही है और सौभाग्य से वहां पे दोस्तों कौन आ जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं उसी मीटिंग में। उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन को देख करके हनुमंत सिंह अपनी पिस्टल को नीचे करते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन परिस्थितियों को भांपते हुए हनुमंत सिंह से वो पिस्टल छीन लेते हैं। पिस्टल छीनने के बाद हनुमंत सिंह को कहा जाता है कि आप हैं जो अभी हस्ताक्षर करिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और हनुमंत सिंह हस्ताक्षर कर भी देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जोधपुर का विलय है जो भारतीय संघ में हो जाता है। जोधपुर का विलय भारतीय संघ में कब हुआ दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हनुमंत सिंह ने कब हस्ताक्षर किए दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हनुमंत सिंह ने हस्ताक्षर किए दोस्तों 11 अगस्त 1947 को। आजादी से ठीक 4 दिन पहले हैं जो जोधपुर रियासत का भी भारतीय संघ में विलय हो जाता है। जोधपुर रियासत का विलय इस प्रकार से हुआ। अब दोस्तों यदि आप चाहते हो कि संपूर्ण पॉलिटी इसी तरह से किस्से कहानियों के साथ आप पढ़ना चाहो, मेरे साथ पढ़ना चाहो, आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन यहाँ पे करूंगा कि दोस्तों ये जो सिखवाल राज व्यवस्था की ये जो पुस्तक आप देख पा रहे हो, इसके बारे में आपको ऐसी जानकारियां अपने दोस्तों के माध्यम से या इसी चैनल के माध्यम से मिली होगी कि इस पुस्तक में यूपीएससी प्री जो 28 मई को एग्जाम हुआ था उसमें जो 12 प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे इस प्रश्न से आंसर मिले। ये तो एक तथ्य की बात है जो इस पर पुस्तक की सफलता है। इस पुस्तक की इसी सफलता के उपलक्ष्य में सिखवाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सिखवाल ऑनलाइन हब, उस पे है जो इस पुस्तक का संपूर्ण ऑनलाइन सॉल्यूशन है जो मात्र 99 रुपए में करवाया जा रहा है, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। क्लासें वहां पे प्रतिदिन लाइव चल रही हैं और आरएस का एग्जाम दोस्तों सितंबर अक्टूबर में है जो प्रस्तावित है, सितंबर अक्टूबर में। तो सितंबर अक्टूबर से पहले मैं यहाँ पे कोर्स पूरा करवा दूंगा आपके। और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी अक्टूबर में ही प्रस्तावित है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से पहले भी यहाँ पे संपूर्ण पॉलिटी को मैं दोस्तों इसी प्रकार से एकदम डिटेल से, जिस तरीके से आपने आज तक कभी पॉलिटी को नहीं पढ़ा होगा, सब जो अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद के जो सब क्लोज होते हैं, उन सभी सब क्लोजों को लेते हुए बैरेक्ट की भाषा में और बैरेक्ट की भाषा को आसान भाषा में तब्दील करते हुए छोटे से छोटे एक से एक तथ्य को लेते हुए बिल्कुल गंभीरता से, बिल्कुल गहराई के साथ अध्ययन है जो इस कोर्स में करवाया जा रहा है। ये आप सिखवाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स के डेमो देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का है जो अध्ययन वहां करवाया जा रहा है। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो और कोर्स में मात्र 99 रुपए का है और अक्टूबर से पहले पूरा सिलेबस करवा लिया जाएगा। आरएस प्री के एग्जाम से पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से पहले, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो संविधान के 40 के करीब प्रश्न आने वाले हैं आपके, वो भी हैं जो आपके सही हो और आरएस में जो 25 के करीब प्रश्न आने वाले हैं वो भी आपके सही हो, यदि आप इस कोर्स में जुड़ते हो तो। हाँ जी, हरेंद्र जी नमस्कार, कैसे हो? हाँ जी।